राइट गाइस, सो इन द प्रीवियस सेशन वी हैड स्टार्टेड ऑन विद लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. हमने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट किस तरह से बनाना वो समझा था और उसके ऊपर काफी सम्स भी किए थे. एंड आई रिमेंबर मैंने आपको होमवर्क दिया था सम नंबर 11. आई एम हैप्पी टू सी के मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट एंड यू हैव डन इट करेक्टली. अगर आप वीडियो क्लासेस के स्टूडेंट हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एक बार इस लेक्चर को आप पॉज करो, इस सम को पहले सॉल्व करो अपने आप. बहुत ही जरूरी है टू चेक कि आपकी किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है. पॉज करो इसको. 20 मिनट्स आपको लगेंगे मैक्सिमम इस सम को सॉल्व करने में. इसको एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद ये वीडियो ऑन करना. राइट, सो यू विल सी द सोल्यूशन ऑफ दिस सम. चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सम नंबर 11 विच इज अंडर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. राइट, मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट और मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, तो बहुत अच्छी बात है. बट जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई या कुछ एक आध मिस्टेक हो गई, राइट, उनके लिए मैं कर रहा हूं ये सम किस तरह से फ्लो में चलेगा. एंड एवरीबडी हैज टू रिमेन क्वाइट ड्यूरिंग दिस टाइम और आप देखोगे किस तरह से ये सम सॉल्व हो रहा है. आपके सम को चेक करते जाओगे. राइट, so the summarized balance sheet of Full Stop Limited as on 31st March 17 being the date of voluntary winding up is as under. तो इन्होंने 31st March 17 को वाइंडिंग अप किया है. इनकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं. लाइबिलिटी साइड में वी हैव शेयर कैपिटल, उसके अंदर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है फुल्ली पेड. इक्विटी शेयर कैपिटल में 5000 इक्विटी शेयर्स है 60 रुपीज वाले एंड अनदर 5000 शेयर्स और ₹50 पेड अप. तो दोनों ही जो शेयर्स है उसका जो फेस वैल्यू है वो तो 100 है. राइट, बट एक में 60 पेड है और एक में 50 पेड है. तो टोटल शेयर्स अगर कंपनी के देखे तो 10,000 शेयर्स है. फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, परसेंटेज डिबेंचर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बैंक ओडी एंड ट्रेड क्रेडिटर्स. एसेट साइड पे हम देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, बुक डेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है. अभी आगे बात करते हैं. प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 years. 3 साल का हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया है. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स तो इनका हक बनता है कि उनको डिविडेंड मिले. By 31st December 17, which is the balance sheet date, the assets realized were as follows. तो हमारे जो भी एसेट्स है, लैंड बिल्डिंग, इन्वेंट्रीज, प्लांट, बुक डेट, तो जितने भी एसेट यहाँ पे बताए सारे इन्होंने रियलाइज कर लिए. द एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन इज सो मच. रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज 2% ऑफ द एसेट रियलाइज. तो ये टोटल एसेट रियलाइज है, इसका 2% उनका रेम्यूनरेशन बन जाएगा. इनकम टैक्स पेएबल ऑन लिक्विडेशन इज 67,000. तो इसका पेमेंट करेंगे. गवर्नमेंट के जो टैक्सेस ड्यू है हमने देखा था कि दीज आर रिगार्डेड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. अज्यूमिंग दैट द फाइनल पेमेंट वर मेड ऑन 31st March 17. तो देखो ये बैलेंस शीट डेट है 31st March 17. एसेट भी 31st March 17 को रियलाइज हो गया और सारा सेटलमेंट भी इस दिन हो गया. तो सेम डे सारा काम हो रहा है. प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. तो काफी इजी सम में किस तरह से सॉल्व करेंगे. यहां पे कोई कैश बैलेंस हैंड में नहीं है, सीधा एसेट रियलाइज लिखेंगे. एसेट रियलाइज लिखेंगे लिक्विडिटी के फॉर्मेट में, मतलब हमारा बुक डेट, इन्वेंट्री, प्लांट एंड देन लैंड एंड बिल्डिंग आएगा. उसके अगेंस्ट हम सबसे पहले लिखेंगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस. फिर यहां पे एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है और ये इनकम टैक्स का भी एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ये लिखेंगे. इसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे. फिर बैंक ओडी एंड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा. देखेंगे कितना पैसा बचा है, उससे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होगा. फिर जिस तरह से हम लोग इक्विटी शेयर का एडजस्टमेंट करते थे उस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट ऑन विद दिस. सो वी विल से सम नंबर 11. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 11. काफी इजी सम है. इसका नाम क्या है, कंपनी का नाम ही नामकरण किया तभी गलती कर दी थी. तो फुल स्टॉप हो गया है इसका. अभी जैसे हम लोग ये लिक्विडेशन कर रहे हैं ना, आज के दिन में अगर मैं आपको बुलाऊं ना तो इंस्टीट्यूट एक सेपरेट सर्टिफिकेशन कोर्स कराता है विच इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोफेशन.
ठीक है, के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग स्टार्टेड अकाउंटेंट्स है ना, वो भी इस कोर्स को कर रहे हैं। नाउ दे आर एक्टिंग एज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोफेशनल। और जिन कंपनी का इस तरह से लिक्विडेशन होना होता है आईबीसी कोड के तहत, राइट, दोज पीपल आर ऑथराइज्ड, राइट, टू डू दैट प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। तो ये भी आज के दिन में एक बड़ी स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट, टू डील विद द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ अ कंपनी, राइट। इन सारी चीजों के बारे में भी आपको अपडेट होनी चाहिए। सो ये हमने बनाया लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज के अंदर व्हील से बुक डेट्स रियलाइज किया 6,60,000। देन वी हैव इन्वेंट्रीज रियलाइज किया 3,10,000। फिर वी हैव प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 7,10,000। and we have land and building, and this land and building realized 6,20,000। ठीक है, तो जो एसेट को बेच के रियलाइजेशन हुआ उसकी हमने डिटेल्स लिख ली। फटाफट इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 660 plus 310 plus 710 plus 620, so it comes to 23 lakhs। 23 lakhs का टोटल फंड्स अवेलेबल है कंपनी के पास टू मीट द लायबिलिटीज। इसके बाद हम लिखेंगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन का रेट क्या बोला है, 2% ऑफ एसेट्स रियलाइज। तो ये जो 23 लाख है इंटू 2% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46,000। ठीक है, इसके बाद हमें यहां पे बोला है एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन, सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने बताए सम में, दे हैव टोल्ड 86,000। काफी इजी सम है, कुछ रॉन्ग होने लायक इसमें है ही नहीं, एक्सेप्ट अगर किसी ने इक्विटी शेयर होल्डर की वर्किंग में कुछ गलती की हो तो बात अलग हो, अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड इनकम टैक्स पेएबल को पे करेंगे। तो व्हील से preferential creditors is 1,05,000, and then we have income tax का अमाउंट है 67,000। फिर we will say 10% डिबेंचर्स का अमाउंट है 2,10,000। कंपनी के पास पैसे तो काफी है, 23 लाख रियलाइज किया, अभी कुछ खास पेमेंट हमने किया नहीं है। उसके बाद वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 4,85,000, इसको हमने पे ऑफ कर सकते हैं आराम से। ट्रेड क्रेडिटर्स को भी पेमेंट हो गया 6 लाख रुपीस का। ठीक है, अभी हमारे पास बचते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी इस पॉइंट पे एक बार अपने कैलकुलेटर पे फटाफट निकाल के देखो कि हमारे पास कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है, और हमारे को क्रेडिटर्स का जो पेमेंट करना है वो दो पार्ट पे करना है। एक तो 5 लाख रुपया उनका शेयर कैपिटल का है, और बोल रहे हैं कि डिविडेंड अर्लियर में है 3 साल का, 10% रेट है, तो 50,000 इज द डिविडेंड पर ईयर। 50,000 इंटू 3 मीन्स 1,50,000, तो टोटल 6,50,000 का क्लेम है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। देखते हैं हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल है। यहां पे
फंड्स अगर देखे तो 7,01,000 आ रहा है मेरे को कैलकुलेटर पे, राइट। एवरीबडी डू इट एंड चेक इट ऑन योर ओन। तो इसमें से हम आराम से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे। तो वील से preference share capital, and then we have arrear dividend। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 5 लाख और जो अरियर डिविडेंड है दैट इज 5 लाख इंटू 10% इंटू 3 years, राइट। सो ये 1,50,000। तो इनको 6,50,000 हमने पे कर दिया। अभी देखो इनको 6,50,000 पे करने के बाद, राइट, इनको 6,50,000 पे करने के बाद हमारे पास जो फंड बचता है इज 51,000, राइट। वी आर लेफ्ट विथ 51,000 ओनली विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। पर अभी हमने देखा कि एक कैटेगरी ने 60 पे किया है और दूसरे ने 50 पे किया है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि भाई कितना किसको पेमेंट होगा या किसको कितना लाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो नॉर्मल हम लोग हर बार वर्किंग करते थे वो सेम वर्किंग पे जाएंगे। वी विल से वर्क नोट नंबर 1, computation of contribution to be made stroke refund to be given to equity share holders। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट देखते हैं, टोटल पेड अप कैपिटल कितना है। व्हील से टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है, टोटल पेड अप कैपिटल निकालते हैं। यहां पे 3 लाख प्लस 2.5 लाख ना, 3 लाख प्लस 2.5 लाख मतलब 5,50,000 इनका बिजनेस में लगा हुआ है, राइट। पैसा बेचारों का डूब गया। फंड्स कितने अवेलेबल है इनके लिए, ओनली 51,000 लेस अवेलेबल कैश, ठीक है। अवेलेबल कैश इज ओनली 51,000। और ये कैसे निकला, इसकी वर्किंग देखे तो देखो 23 लाख वॉज दी फंड अवेलेबल। उसमें से जितने भी हमने पेमेंट्स किए ना, 46,000 का रेम्यूनरेशन, 86,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर 1,05,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर 67,000 का इनकम टैक्स, फिर 485 का बैंक ओडी एंड 6 लाख का सैंडरी क्रेडिटर्स, ठीक है। ये एंड हाँ, और इसमें प्रेफरेंस को भी पे किया है ना, प्लस 6,50,000 plus 6,50,000 which is paid to the preference share holder, right? This will bring us to the available cash। तो इनको अभी यहाँ पे कैश का डेफिसिट हुआ 4,99,000 का लॉस इनको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने पैसा लगाया था कंपनी में 5,50,000, बट इनको क्यूमुलेटिवली रिफंड कितना मिल रहा है, 51,000 ओनली। तो दिस इज लॉस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी हम निकालेंगे लॉस पर शेयर, तो वील से लॉस पर शेयर, तो ये 4,99,000 डिवाइडेड बाय टोटल 10,000 शेयर्स है ना, तो ये आ गया 49.90 पर शेयर, राइट। हर एक शेयर होल्डर को लॉस कितना भुगतना पड़ेगा पर शेयर, 49 रुपीज 90 पैसा। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे इन्होंने 60 रुपीज दिया है, बट इनको लॉस कितना बेयर करना है, 49.9, तो बैलेंस पैसा इनको रिफंड मिलना चाहिए।
इन्होंने 50 का पेमेंट किया है, इनको लॉस कितना भुगतना है 49 रुपीज 90 पैसा, तो इनको भी 10 पैसा पर शेयर रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पे किसी को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, राइट। जो पैसा अवेलेबल है, राइट, वो रिफंड होगा प्रोपोर्शनेटली इन टर्म्स ऑफ कितना पेड अप कैपिटल लगाया है। सो वी विल से ऑन 5000 equity shares of rupees 60 paid up, amount of rupees, ये होगा 60 माइनस 49.90 ना, तो ये आ जाएगा 10.90 ना, दिस विल बी 10.90 per share will be refunded. We'll say total refund 5000 shares है, राइट, और पर शेयर हमें रिफंड करना है 10.90, राइट। तो इनका जो टोटल रिफंड बनेगा 5000 इंटू 10.90, दिस विल वर्क आउट टू 10.90 नहीं होगा ना, ये 10.10 होगा, सॉरी, दिस विल बी 10.10, राइट। तो ये 10.10 हो गया, तो 5000 इंटू 10.10 ये हो गया 50,500, ठीक है। एंड देन वी विल से ऑन 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 paid up, amount of rupees, यहाँ पे क्या करना है 50 माइनस 49.90, रुपीज 0.10 पर शेयर विल बी रिफंडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल रिफंड देखो अपना कितना बनता है, टोटल refund will be 5000 into 0.10, ठीक है। तो ये टोटल रिफंड बन गया हमारा 500। एब्सोल्युटली क्लियर एवरीवन, राइट। यही एक वर्किंग है जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, क्या सिंपल वर्किंग है, यही एक वर्क नोट बनाना है। अदरवाइज तो सारा डेटा एज इट इज हमें पढ़ के प्लॉट करना था, रिसीट साइड में रिसीट एंड पेमेंट साइड में पेमेंट, क्लियर है ना। तो यहां पे वी विल से इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, वी विल से इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर 5000 shares of ₹60 paid up, इनको हम देंगे 50,500 for 5000 shares of ₹50 paid up, इनको हम देंगे 500, और यहाँ पे लिख देंगे रेफर वर्क नोट 1, जहां पे हमने सारा कॉम्पिटिशन किया है, ठीक है ना। सो बाय दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन, राइट। इस साइड का टोटल तो 23 लाख आ रहा है, राइट। ये पेमेंट साइड का भी फटाफट टोटल करके देख लेते हैं, सो दैट वी आर क्लियर अबाउट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। राइट, दिस इज ऑल्सो 23 lakhs, ठीक है। तो बाय दिस वी आर डन विद दी वेराइटी जहां पे हमें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने का सम आएगा, राइट। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस, नो डाउट, राइट। और आपने अपने से सॉल्व कर लिया ना, तो एक अलग ही डिग्री का कॉन्फिडेंस बन जाता है कि नहीं यार, अब इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, इजी सा कैटेगरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी पे हम लोग चलते हैं, राइट। एवरीबडी डन विद दिस, राइट। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं इसकी, राइट। हमने बोला था कि 4 तरह की कैटेगरीज के सम्स आते हैं यहाँ पे।
नाउ वील मूव ऑन टू दी सम्स ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का एक कॉम्प्रिहेंसिव हेड्स अप तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं जब हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कर रहे थे, राइट। और भी कुछ चीजें बतानी है और एक रिकैप सा एक हम कर लेते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अभी, और उसके बाद हम उसके सम्स पे चलेंगे, राइट। सो लेट अस कम टू दी नोट्स। नोट्स में आप लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के सेक्शन में आ जाओ। तो देखो, जब भी हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की बात करेंगे ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम डिवाइड करेंगे इनटू टू कैटेगरीज, एक ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, दूसरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। हमने जब पेमेंट का सीक्वेंस देखा था, राइट, जब लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कर रहे थे और वहां पे हमने पेमेंट का सीक्वेंस देखा था, हमने देखा था सबसे पहले आप सिक्योर्ड डेट को पे करोगे, उसके बाद आप लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन को पे करोगे, लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस को पे करोगे, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को पे करोगे, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करोगे, फिर डिबेंचर होल्डर्स एट फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद अनसिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहां पे देखो, ओवरराइडिंग अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मैंने क्या बोला, जब भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की बात करेंगे दो तरह के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमें मिलेंगे, एक ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, दूसरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कवर्ड है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 326 में, एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कवर्ड है कंपनीज एक्ट के 327 में। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का क्या मीनिंग है, मतलब किसी को भी पेमेंट देने से पहले, ध्यान देना, किसी को भी पेमेंट देने से पहले आपको इन ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट देना होगा, राइट। अभी बात आती है कि सर आपने पेमेंट के सीक्वेंस में तो बताया था कि पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करो। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन, जिनके प्रति हमने कोई एसेट को गिरवी रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस एसेट को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे उस सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर लेंगे, एक्स्ट्रा बचेगा पैसा तो फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल एटसेट्रा में बांटेंगे। अगर डेफिसिट हुआ तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर जितना डेफिसिट है उतने पोर्शन के लिए अनसिक्योर्ड माना जाएगा। बट अभी सर आप यहां पे बोल रहे हो कि आपको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पहले पे करना है। देखो रूल समझो ध्यान से, कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमें इनको पे करना है इन प्रायोरिटी ऑफ ऑल अदर डेट्स। किसी भी डेट के प्रायोरिटी में हमें इन ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है। तो सर क्या होगा, अगर कंपनी में एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है और एक ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, तो हम दोनों में से पहले किसको पे करें, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करें उसका एसेट बेच के, या उसके एसेट जिसकी सिक्योरिटी उसको हमने दी है उसको बेच के ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करें। ये क्वेश्चन का अभी मैं आंसर करूंगा एक एग्जांपल के साथ, बट पहले समझ लेते हैं कि ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है कौन। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर आता है वर्कमेन्स ड्यू। जो वर्कमेन्स होते हैं, नॉर्मली जो लोग हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, उन वर्कमेन्स के ड्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इनको प्रायोरिटी में पेमेंट मिलना चाहिए एज कंपेयर टू एनीबडी एल्स। अभी ये पॉइंट नंबर बी नहीं पढ़ेंगे। और वर्कमैन ड्यू क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। इन वर्कमैन की सैलरी, वेजेस, इनका अक्रूड हॉलीडे, इनको कोई भी अगर कॉम्पनसेशन मिला है अंडर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट बिकॉज ऑफ द डेथ और डिसेबिलिटी टू वर्क, उनके पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी, इन तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो इनको कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, दीज विल कम अंडर दी वर्कमैन ड्यू। तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं, वो क्रेडिटर जिनको किसी भी डेट को पे करने से पहले हमें पे करना होगा। ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन आएगा, बोला वर्कमैन का जो पैसा कंपनी को देना है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। वर्कमैन को क्या पैसा देना है, वर्कमैन की सैलरी, वेजेस, उनकी लीव पे मतलब अक्रूड हॉलीडेज, उनके अगर उनको कोई कॉम्पनसेशन अवार्ड हुआ एंड द वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट बिकॉज ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, तो वो कॉम्पनसेशन का पैसा उनको देना है। एंड उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ का, पेंशन का, ग्रेचुटी का, इन तरह के कोई भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये सारा ही पेमेंट्स ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में आएगा। अभी आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे कि सर कंपनी में एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, राइट, जिसके प्रति में भी हमने लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखा है, और एक ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। हमने ये लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, राइट, इस पे लीगली हक किसका है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का, राइट।
तो क्या ये लैंड एंड बिल्डिंग के पैसे से हमें ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना होगा? आंसर इज प्रोपोर्शनेटली पे करना होगा। क्या आंसर है? हमें उसको प्रोपोर्शनेटली पे करना होगा। अभी ये एक एग्जांपल मैंने बताया, इस एग्जांपल को समझो, सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी of a secured creditor of a company is 1 lakh। क्या बोला? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब एसेट, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इज ₹1 लाख। तो यहां पे सिक्योर्ड एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू हमें बताया है। कितना बताया? कि भाई ये जो एसेट है ये 1 लाख रुपया हमें देगा। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमेन ड्यू इज 1 लाख। द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम द कंपनी टू इट्स सिक्योर्ड क्रेडिटर इज ₹3 लाख। वॉट प्रपोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एसेट विल गो टू पेमेंट ऑफ वर्कमेन ड्यू? तो देखो, एक मान लेते हैं कि एक ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है, समझ लो ये है 10% डिबेंचर, राइट? 3 लाख रुपए के 10% डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं। ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, इनके पास सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ एसेट अवेलेबल है और इस एसेट का अभी वैल्यू कितना है? 1 लाख। नॉर्मली देखो हम क्या करते हैं, इस एसेट को बेच के ये 1 लाख रुपया पूरा किसको हम पे कर देंगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर को। पर अगर कंपनी में ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, मैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कंपनी में ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है तो इस सिक्योर्ड एसेट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। नॉर्मली ये सिक्योर्ड एसेट के को बेच के जो प्रोसीड्स मिलता है वो कहां पे जाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर को हम पे कर देते हैं। बट जब कंपनी में एक ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है तो उस सिनेरियो में ये जो सिक्योर्ड एसेट बिकेगा उसका जो सेल्स प्रोसीड्स होगा उसको हमें 2 भाग में बांटना पड़ेगा बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड द ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल creditor, right? In ratio of amount due, right? In ratio of amount due। तो देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट ड्यू कितना बोला यहां पे? डेट का 3 लाख। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट कितना बोला? 1 लाख। तो यहां पे रेशियो क्या बन गया? रेशियो इज 3:1। तो ये जो 1 लाख रुपया है ये हम पे करेंगे टू सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब ये जो 1 लाख रुपया है इंटू 1/4 जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को, और ये जो 1 लाख रुपया है इसका 3/4 जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को एंड 1/4 जाएगा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, राइट? तो यहां पे ये आ जाएगा 75,000 और ये आ जाएगा 25,000। आर यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन? जिसको हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में पे करना है। इसके अंदर कौन से ड्यूज आएंगे? बोला कंपनी के जो वर्कमेन्स है उनको जो कंपनी को पैसा देना है दैट विल फॉल अंडर ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये जो पैसा देना है वो किन किन अकाउंट पे हो सकता है? बोला इन वर्कमैन की सैलरी या वेजेस, इनका अक्रूड हॉलीडे पे, अगर इनको कोई कॉम्पनसेशन अलाउड हुआ है बिकॉज ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, पेंशन एटसेट्रा, इनको हम ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मानेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन आया कि कंपनी में एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर को उनको दिए गए सिक्योर्ड एसेट से जो रियलाइजेशन होता है वो पूरा हम सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर देते हैं।
बट उस केस में जब कंपनी में सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी है, उस केस में वो सिक्योर्ड एसेट से जो अमाउंट रियलाइज होगा उसको हमें दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड द ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। किस रेशियो में उस अमाउंट को डिवाइड करेंगे? राइट, इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ड्यू टू ईच ऑफ देम, मतलब हमें सिक्योर्ड क्रेडिटर की जो लायबिलिटी का अमाउंट है और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की जो लायबिलिटी का अमाउंट है, उस रेशियो में उस सिक्योर्ड एसेट के प्रोसीड्स को बांटना है और रिस्पेक्टिवली उनको पे करना है। अगर मैं फॉर्मूला टाइप में आपको लिखा दूं, राइट, कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए रेशियो का, अगर आपको फॉर्मूला टाइप में लिखा दूं तो मैं लिख सकता हूं अमाउंट टू बी पेड टू ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे निकलेगा? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ secured asset into overriding preferential creditor divided by OPSC, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? OPSC मतलब overriding preferential creditor। हाँ, फिर रिवीजन करते वक्त कंफ्यूज मत होना। डिवाइडेड बाय secured क्रेडिटर प्लस ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो अगर इस सम की बात करें तो इस सम में रियलाइजेबल वैल्यू 1 लाख था एसेट का, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की वैल्यू दी गई थी 1 लाख और हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर था 3 लाख का और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इज 1 लाख। तो बेसिकली यही आया ना 1 लाख रुपए का 1/4। एज अ फॉर्मूला करके आपको दिखाना हो एग्जाम में तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला करके दिखाओगे। मोर इंपॉर्टेंट इज दी कॉन्सेप्ट। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। अभी देखो यहां पे एक बात समझना, यहां पे जो हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर था उसको नुकसान हो गया ना, बिकॉज सिक्योर्ड क्रेडिटर का 3 लाख रुपया कंपनी से ड्यू था, उसको जो एसेट मिला था सिक्योरिटी के तौर पे उसको बेच के कितना पैसा रियलाइज हुआ? 1 लाख। नॉर्मल सिनेरियो में इस सिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पैसा मिलता? पूरा 1 लाख रुपया मिलता, जो उसका सिक्योर्ड एसेट था उसका पूरा सेल्स प्रोसीड सिक्योर क्रेडिटर को मिलता। बट इस केस में जो के कंपनी में ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, इसलिए ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर था ना उसको नुकसान हो गया 25,000 का। जो 25,000 उसको मिलने चाहिए थे, टोटल 1 मिलना चाहिए था ना 1 लाख, बट मिला कितना? 75। तो ये 25,000 का उसको नुकसान हो गया। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए बोला कि देखो वर्कमैन ड्यूज तो आपको चुकाने पड़ेंगे, बट ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का हिस्से का ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ने खा लिया, तो जो नेक्स्ट स्लॉट ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगा या पेमेंट होगा उसमें हम इन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को थोड़ी राहत देंगे। अभी ये जो पैराग्राफ बी है ना, ये आराम से मेरे साथ पढ़ना, जहां पे मैं नंबर लिखा हूं वहां पे नंबर लिखना, ये पूरा पैराग्राफ आराम से समझ आ जाएगा। वे सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रियलाइज्ड सिक्योर्ड एसेट, तो हमारे केस में सिक्योर्ड क्रेडिटर ने नीचे वाले एग्जाम्पल में सिक्योर्ड एसेट कितने का रियलाइज किया? 1 लाख का। क्लियर है? वे सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रियलाइज सिक्योर्ड एसेट, सो मच ऑफ द डेट ड्यू टू सच क्रेडिटर एज कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय हिम। अभी इसकी बात कर रहे हैं। सो मच ऑफ द ड्यूज ऑफ सच सिक्योर्ड क्रेडिटर विच कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय हिम, मतलब उसको देना था हमें कितना? 3 लाख रुपया, बट एक्चुअल में हमने उसको दिया कितना? ओनली 75,000 रुपीज। तो उसने कितना अमाउंट रियलाइज नहीं किया? 2,25,000। ठीक है? सो मच ऑफ द डेट ड्यू टू सच सिक्योर्ड क्रेडिटर एज कुड नॉट बी रियलाइज बाय हिम। बीच में एक और दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, और अमाउंट ऑफ वर्कमैन पोर्शन इन हिज सिक्योरिटी। राइट? अमाउंट ऑफ वर्कमैन पोर्शन इन हिज सिक्योरिटी, तो वर्कमैन पोर्शन उसके 1 लाख रुपए में कितना बन गया? 25,000। विच एवर इज लेस पारी पासु विथ वर्कमैन्स ड्यू, तो इसमें लेस अमाउंट कौन सा आ गया? लेस अमाउंट इज 25,000। तो यहां पे ये पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है ना कि भाई हमने
सिक्योर्ड क्रेडिटर के हिस्से का 25,000 दे दिया ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, तो इसके बाद जो पेमेंट मिलेगा कंपनी को उससे ये 25,000 एटलीस्ट, राइट, ये 25,000 एटलीस्ट आपको ये सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करना है। बिकॉज हमने रूल देखा है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर का सिक्योर्ड एसेट रियलाइज करेंगे, उससे उसको पे कर देंगे, राइट। सरप्लस बचा तो उस सरप्लस को यूज करेंगे बाकी लायबिलिटीज को पे करने में। अगर सरप्लस नहीं है, डेफिसिट है, तो उस डेफिसिट पोर्शन के लिए वो सिक्योर्ड क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। तो अभी इस केस में तो 3 लाख में से 75 माइनस करते तो 225 अनसिक्योर्ड हो जाता। ये पॉइंट बोलते हैं नहीं यार, ये 25 तो उनको मिलना चाहिए था प्रायोरिटी में, 2 लाख रुपया ही अनसिक्योर्ड रहेगा। तो जो सम आता है उसमें यूजली ये रेशियो निकालने को बोलते हैं कि भाई आप बताओ कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंस को सिक्योर्ड क्रेडिटर के एसेट में से कितना हिस्सा मिलना चाहिए। क्लियर है एकदम। तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब सबसे पहले जिनको पेमेंट मिलना चाहिए, राइट, किसी भी पेमेंट होने से पहले उनको बोलेंगे ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसके अंदर क्या आएगा, वर्कमैन ड्यूज आएंगे। कौन से ड्यूज, इनके सैलरी एंड वेजेस के ड्यूज आएंगे, फिर उनकी जो लीव सैलरी अक्रूड लीव पे है वो आएगा, फिर उनको कोई कॉम्पनसेशन मिला है डेथ और डिसेबिलिटी पे वो आएगा, और उसके बाद फाइनली उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ पेंशन एटसेट्रा उसका पेमेंट उनको होगा, राइट। और अगर कोई सिक्योर्ड एसेट है तो प्रोपोर्शनेटली वो बटेगा बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड द ओवरराइडिंग क्रेडिटर। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं विच इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में समझ चुके थे, एक बार वापस रिकैप करा देता हूं। दिस शुड बी पेड इन प्रायोरिटी टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स विथ फ्लोटिंग चार्ज। मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर लो, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे कर लो, उसके बाद इनका नंबर आएगा, इनके नंबर के बाद फ्लोटिंग चार्ज वाले डिबेंचर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर आएगा। इसके अंदर क्या क्या हमने देखा था, इसके अंदर हमने देखा था गवर्नमेंट टैक्सेस, ऑल रेवेन्यू टैक्सेस सेट, जो भी पैसा गवर्नमेंट को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल गवर्नमेंट को ड्यू है उसको हम मानेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बट क्या आजीवन का ड्यूज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रहेगा? नहीं। जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा है उससे 12 महीने पीछे तक, राइट, जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा है उसके 12 महीने पीछे तक के ड्यू ही प्रेफरेंशियल माने जाएंगे, उसके बियॉन्ड के ड्यूज प्रेफरेंशियल माने नहीं जाएंगे। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया था, वापस एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझ लो यहां पे डेट ऑफ वाइंडिंग अप हम ले रहे हैं 1/4/21। तो इससे पहले के जो क्रेडिटर है ना 31 मार्च 21, 1/4/20, इस बीच के जो ड्यूज है ना टैक्सेस के, उसको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मानेंगे। इससे अगर पुराना ड्यू है तो उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं माना जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप से 12 महीने पीछे तक के ही जितने ड्यूज है उसको प्रेफरेंशियल माना जाएगा। तो और पुराने क्या सर पे नहीं करेंगे? ऑब्वियसली पे करेंगे, पैसा होगा तो सब कुछ पे करना है, बट प्रायोरिटी में किसको पे करना है? प्रायोरिटी में ये डेट ऑफ वाइंडिंग अप से 12 महीने पीछे वाले ड्यूज को प्रायोरिटी में पे करना है। तो पहला हमने समझ लिया गवर्नमेंट टैक्सेस, दूसरा सैलरीज एंड वेजेस, राइट, सैलरी एंड वेजेस जो एम्प्लॉइज की ड्यूज है, राइट, उनको भी प्रेफरेंशियल कैटेगरी में डाला। बट ये कितने महीने की सैलरी प्रेफरेंशियल रहेगी? 4 महीने तक की सैलरी प्रेफरेंशियल रहेगी। समझो किसी वर्कर की सैलरी है 5,000 रुपीज पर मंथ, उसकी 6 महीने की सैलरी पेंडिंग है, तो 5,000 इंटू 6 30,000 देना पेंडिंग है। तो क्या पूरा 30,000 प्रेफरेंशियल माना जाएगा? नहीं, ओनली 4 मंथ्स ऑफ सैलरी विल बी कंसिडर्ड प्रेफरेंशियल एंड बाकी 2 महीने की सैलरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में आएगी। तो 5,000 इंटू 4 20,000 विल बी प्रेफरेंशियल, बैलेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल। और ये सैलरी जो ड्यू है ये ड्यू कब हुई? राइट, द सेम रूल अप्लाइज एज गवर्नमेंट टैक्सेस, 12 मंथ्स, राइट, 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। इसका भी हमने एग्जांपल लास्ट सेशन में ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहां पे गवर्नमेंट टैक्सेस में क्या लिमिट है? 12 महीने पहले तक के टैक्सेस ड्यू। सैलरी के केस में क्या लिमिट है? 12 महीने पहले तक की सैलरी ड्यू, बट मैक्सिमम कितने महीने की सैलरी? 4 मंथ्स। हॉलीडे रेम्यूनरेशन मतलब अक्रूड लीव पे में कोई भी लिमिट नहीं है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन बाकी है, वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, बट इसमें भी ये 12 महीने वाला थ्रेशोल्ड है। कॉम्पनसेशन अंडर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट बिकॉज ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है। पीएफ पेंशन ग्रेच्युटी ड्यूज पे कोई लिमिट नहीं है, एंड एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टिगेशन अंडर 213 एंड 216 पे कोई भी लिमिट नहीं है। तो एक बार
वापस रिकैप कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर कौन कौन आएगा? गवर्नमेंट टैक्सेस 12 मंथ वाला थ्रेशोल्ड, यहां पे आप लिख सकते हो साइड में, बिकॉज जब रिवाइज करोगे तब फटाफट ये रिकैप आपको होते जाएगा। गवर्नमेंट टैक्सेस में क्या, एक ही खाली लिमिटेशन है 12 मंथ्स। सैलरी एंड वेजेस में क्या लिमिटेशन है? 4 मंथ्स का सैलरी एंड देन 12 मंथ्स का पीरियड का होना चाहिए। देन हॉलीडे रेम्यूनरेशन में कोई लिमिट नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई में 12 मंथ्स का लिमिट है, बाकी कॉम्पनसेशन, पीएफ और इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंसेस में कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये हमने सेक्शन समझ लिया। अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे चलते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज किस तरह की आएगी? बहुत सारे तरह के ड्यूज दिए रहेंगे और उसमें से हमें बोलेंगे कि इसमें से आप आइडेंटिफाई करो कि कितना अमाउंट प्रेफरेंशियल है, राइट। हमें तो उन सारी चीजों को पढ़ के इन रूल के हिसाब से बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का बनेगा। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। फटाफट आते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे। छोटे छोटे सम होते हैं, ये आएगा तो 5 मार्क की कैटेगरी में आएगा, आराम से 5 मिनट में ये सम हो जाएगा। लेट्स कम टू सम नंबर 12, राइट। एवरीबडी क्विकली कम टू सम नंबर 12, ठीक है ना। बस खाली ये कैटेगरीज याद रखनी चाहिए, इजी कैटेगरी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक गवर्नमेंट टैक्सेस है, बाकी तो सारे एम्प्लॉयज रिलेटेड जो ड्यूज है वो है, एंड देन फाइनली एक इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंस है अंडर कंपनीज एक्ट। Following are the details of various outstanding liabilities of Inefficient Limited which went into liquidation on 1st April 2015। तो अभी देखो एक चीज मैं क्या यहां पे हमेशा कर लूंगा ना, मैं बोलूंगा डेट ऑफ वाइंडिंग अप। डेट ऑफ वाइंडिंग अप है 1st April 2015। तो जिन कैटेगरीज में 12 महीने वाला क्राइटेरिया अप्लाई करेगा उनका एक डेट विंडो बना लेते हैं, सो दैट हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि किस पीरियड को हम 12 महीना बोलेंगे या 12 महीने के बियॉन्ड का बोलेंगे। तो ये पीरियड के जो ड्यूज होंगे वही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर आएंगे जहां जहां 12 महीने का लिमिट अप्लाई करता है। तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ड्यूज पेएबल, राइट। गवर्नमेंट टैक्सेस पेएबल आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। 2 साल का बोला 13-14 एंड 14-15। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये कौन सा है? 14-15 ईयर के जो ड्यूज है उसको प्रेफरेंशियल माना जाएगा, उससे पुराने को प्रेफरेंशियल माना नहीं जाएगा। तो इस केस में ये प्रेफरेंशियल है, ये प्रेफरेंशियल नहीं है। तो इस 21,000 को हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस पेएबल टू गवर्नमेंट 20,000। अभी देखो वहां पे अगर हम देखें ना तो एक ब्रॉड कैटेगरी बताई है गवर्नमेंट ड्यूज की, खाली टैक्सेस के बारे में बात नहीं की है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब जो भी आप ड्यूटीज पे करते हो, जैसे आपका वाटर टैक्स हो गया, अगर गवर्नमेंट को बिजली का बिल भर रहे हो, अगर आप लेट्स से कॉर्पोरेशन टैक्स भर रहे हो, जो भी तरह का पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर रहे हो जो गवर्नमेंट के लिए हम रेवेन्यू मान सकते हैं, वो इसके अंदर कवर्ड है। तो इस वजह से यहां पे जो बोला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेएबल टू द गवर्नमेंट, तो ये तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हो गया ना इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, तो ये भी प्रेफरेंशियल कैटेगरी में आ गया। फिर वेजेस ऑफ स्टाफ ए फॉर 5 मंथ्स एट द रेट ₹4,000 पर मंथ। भाई 5 मंथ्स नहीं चलेगा ना, हमारा कैप कितना है? 4 मंथ्स इंटू 4,000 यहां पे रहेगा, बिकॉज 4 मंथ्स विल बी कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल। उसके बियॉन्ड की अगर सैलरी ड्यू है तो उसको प्रेफरेंशियल नहीं मानेंगे। वेजेस ऑफ स्टाफ बी 4 मंथ्स एट 6,000, तो चलो ये तो चलेगा, 4 महीने की है, 6,000 लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वेजेस ऑफ देन अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ सी विच इज 21,000, ये भी चलेगा, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पनसेशन पेएबल टू स्टाफ डी अंदर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट रुपीज so much, तो कॉम्पनसेशन का भी हमने देखा था कि पूरा ही अमाउंट यहां पे कवर होगा। प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी पेएबल, तो प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी भी इंक्लूड रहेगा। तो बोल रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो एक ये गवर्नमेंट का ये जो अमाउंट है उसको छोड़ के हम सारे ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यहां पे कंसिडर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? तो चलो लेट्स स्टार्ट, अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो वील से सम नंबर 12, राइट। वील स्टार्ट ऑन विथ सम नंबर 12। हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ
preferential creditors, right? Computation of preferential creditors, particulars amount. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आएगा गवर्नमेंट टैक्सेस, बट सारे गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं ले रहे हैं ना हम हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारे 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप वाला है वही लेंगे, तो ये 14-15 का आएगा। इसका अमाउंट कितना है 21,000, राइट। इसके बाद जो देखो 13-14 का जो नहीं ले रहे हैं ना हम, वो 13-14 के लिए एक हम नोट अभी इसके बाद सम सॉल्व करने के बाद लिख देंगे। सिंस दिस इज बियॉन्ड 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पेएबल टू गवर्नमेंट, ठीक है, पेएबल टू गवर्नमेंट, ये 20,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेजेस, ठीक है। वेजेस के अंदर हम बोलेंगे स्टाफ ए। स्टाफ ए का जो वेजेस है वो 5 महीने का ड्यू है, बट 5 महीने का पे नहीं करेंगे हम। प्रेफरेंशियल कितना रहेगा 4 मंथ्स इंटू 4,000 पर मंथ, राइट। 4 मंथ्स इंटू 4,000 पर मंथ, दिस अमाउंट वर्क्स आउट टू 16,000, ठीक है। फिर व्हील से स्टाफ बी, स्टाफ बी का 4 मंथ्स इंटू 6,000 पर मंथ आ गया ये, सो दिस बिकम्स 24,000। देन वी हैव स्टाफ, अच्छा स्टाफ सी का तो वेजेस नहीं है, तो हम बनाएंगे पॉइंट नंबर 4, वी विल से अक्रूड हॉलिडे, अक्रूड हॉलिडे of staff C, accrued holiday of staff C is 21,000, and then compensation payable to staff D, compensation payable to staff D is 25,000, and then PF and gratuity of staff E, ठीक है। ये अमाउंट आपका आ रहा है 30,000। अभी इसको टोटल कर लेते हैं, राइट। क्विकली डू दी टोटल, 21 + 20 + 16 + 24 + 21 + 25 + 30, तो ये आ गया हमारा 157, तो ये है 1,57,000। दिस विल बी टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, काफी इजी सम। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं, राइट। लेट्स रीड इट टुगेदर। सम नंबर 13, XYZ Limited is being wound up by the tribunal. All the assets of the company have been charged to the company's banker, to whom company owes ₹5 crore. तो XYZ लिमिटेड का वाइंडिंग अप हो रहा है ट्रिब्यूनल के द्वारा। कंपनी के सारे एसेट्स कंपनी के बैंकर के प्रति चार्ज है, मतलब सिक्योरिटी दी है हमने बैंकर को सारे एसेट्स की। कंपनी इस बैंकर को कितना ओव कर रही है 5 करोड़, तो ये हमारा क्या हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर है। दिस इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जिसको कंपनी ने सारे एसेट्स गिरवी रखे हैं।
The company owes the following due to workers, right? Due to workers, very important, overriding preferential creditors, ठीक है? Payable to the government, preferential creditor, एंड ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है? तो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है, ओवरराइडिंग भी है, प्रेफरेंशियल भी है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है. You are required to compute with reference to provisions of Companies Act the amount each kind of creditor is likely to get if the amount realized by the official liquidator from the secured asset and available for distribution among the creditors is only 4 crore. अभी ध्यान से ये बात समझो, हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर का कितना ड्यू है? सिक्योर्ड क्रेडिटर का ड्यू है 5 करोड़. ये जो सारे सिक्योर्ड एसेट्स है उनको बेच के कितना पैसा रियलाइज हुआ? 4 करोड़. मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर को ही अपना पूरा पैसा नहीं मिल रहा है. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये पूरे 4 करोड़ हम पे कर देते, किसको? टू दी सिक्योर्ड क्रेडिटर. पर जो कि इस सम में ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, इस वजह से ये जो 4 करोड़ रुपया है उसको हमें बांटना पड़ेगा बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. और ये जो बांटते हैं हमें पता है किस रेशियो में बांटते हैं. दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ड्यू. मतलब 5 करोड़ इनको मिलना है और 1.25 करोड़ इनको मिलना है. तो यहां पे जो रेशियो बनेगा दैट विल बी 5:1.25. इस रेशियो में हम इस 4 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इट इज एब्सोल्युटली सेम एज द इलस्ट्रेशन और एग्जांपल विच वी डिड जब हम लोग ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर समझ रहे थे. तो चलो ये वर्किंग करके हम यहां पे दिखा देंगे. सो वील से दिस इज सम नंबर 13. वील से amount to be paid to overriding preferential creditors amount realized from secured asset into overriding preferential creditor divided by secured creditors plus overriding preferential creditors. तो amount realized from secured asset is 4 करोड़ ना. इस 4 करोड़ हमारा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है? 1,25 लाख. सिक्योर्ड क्रेडिटर हमारा कितना है? 5 करोड़ इज द अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर प्लस 1,25,000 विच इज ड्यू टू ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. तो ये करके देखो कितना आ रहा है. 1.25 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 4, मतलब ये आ गया 80 lakhs, right? 80 lakh has to be paid to my ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. तो देखो यहाँ पे बहुत ही एविडेंट है कि जो 4 करोड़ है वो 2 ही लोग के बीच में बटेगा. एक जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको मिलेगा, दूसरा पोर्शन उसका ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को मिलेगा. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को इस केस में कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा. तो एज ए नोट हमें ये लिख के बताना पड़ेगा. सो वी विल से आउट ऑफ ₹4 crore amount of ₹80 lakh
will be paid to overriding preferential creditors, which is workmen या worker dues as per provisions of सेक्शन याद है तो लिख सकते हो 326 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹3 crore 20 lakh will be paid to secured creditors. ठीक है. And finally, no amount is available for distribution to, right, no amount is available for distribution to. दो कैटेगरी है ना यहाँ पे. एक हमारा है गवर्नमेंट टैक्सेस, तो वील से preferential creditors, which is taxes payable to government, and unsecured creditors. ठीक है. नो अमाउंट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स विच इज टैक्सेस पेएबल टू गवर्नमेंट एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो काफी सिंपल सम था. खाली रेशियो में ये 4 लाख को बांटना था इन प्रोपोर्शन टू द ड्यूज बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. एवरीबडी डन विद दिस, राइट. ये नोट लिखना जरूरी है सो दैट एक एक्सप्लेनेशन हो जाए कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए. चलो अभी नेक्स्ट सम पे चलते. लेट्स क्विकली गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. क्वेश्चन नंबर 14. अ कंपनी went into liquidation whose creditors are ₹36,000, right. कंपनी लिक्विडेशन पे गया, इनका क्रेडिटर्स 36,000 है. दिस अमाउंट ऑफ ₹36,000 इंक्लूड, तो ये जो 36,000 है उसमें क्या घुसा हुआ है बता रहे हैं. इंक्लूड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस ऑफ 15 men at ₹100 per month for 4 months immediately before the date of winding up. चलो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है. ₹9,000 और इसको हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी मानते हैं. ₹9,000 being salaries of 5 employees at 300 per month for previous 6 months. ये 6 months नहीं चलेगा ना. अगर प्रेफरेंशियल यहाँ पे हमें निकालने को बोलेंगे तो यहाँ पे हमें 4 month कंसिडर करना होगा. रेंट ऑफ गोडाउन फॉर लास्ट 6 months अमाउंटिंग टू ₹3,000. तो ये रेंट ऑफ गोडाउन हम गवर्नमेंट या वैसे थोड़ी ना पे कर रहे हैं, राइट. तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आएगा बिकॉज नाइदर इट इज ड्यू टू द गवर्नमेंट नॉर इट इज पेएबल टू द एम्प्लॉइज. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आउट ऑफ सैलरीज, तो ये हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएगा. In addition, it is estimated that company would have to pay 3,000 as compensation to the employee. क्या देना है? Compensation to the employee for injuries suffered by him, which was contingent liability not accepted by the company and not included in the creditor figure. अब तो इसको भी include करना पड़ेगा because compensation will be considered as preferential creditor. और यहाँ पे साफ बोल रहे हैं कि ये 36,000 के अंदर नहीं है. पहले हम सोचते थे कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, हो सकता है देना पड़े, हो सकता है देना ना भी पड़े, बट अब ये कंफर्म हो गया है कि ये देना पड़ेगा. तो यहां पे हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये 6,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ये 9,000 6 महीने का है, बट हमें 4 months का कंसिडर करना है. रेंट हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है, ठीक है. रेंट हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है. इनकम टैक्स ड्यूज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है और ये 3,000 कॉम्पनसेशन का हमारा
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, तो ये कॉम्प्यूटेशन दिखा देते हैं. दिस इज सम नंबर 14. particulars amount. ठीक है, क्विकली गेट डन विद द फॉर्मेट. फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हमारा 15 men @rupees 100 per month for 4 months, राइट. ये अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है. 15 into 100 into 4, ये हमारा 6000 आ गया. देन वील से 5 men @rupees 300 per month for, यहां पे सम में हमें 6 months दिए हैं, बट प्रेफरेंशियल में 4 मंथ्स ही चलेगा, इसलिए 4 मंथ्स लेंगे. तो 5 into 300 into 4, so this will again work out to 6000. Third category, we will say income tax deducted. Income tax deducted from salaries. ये हो गया हमारा 1000 इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरीज. एंड फाइनली कॉम्पनसेशन पेएबल टू एम्प्लॉई. कॉम्पनसेशन पेएबल टू एम्प्लॉई कितना है? 3000 इज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल टू एम्प्लॉई. तो 12 + 1 13, 13 + 3 16. This is our total preferential creditors. Absolutely clear. तो देखो, by this we are done with all the varieties of question, right, which we are supposed to do on preferential creditors. अभी 1 मिनट रुको. सम नंबर 12 जो हमने सबसे पहले किया ना, सम नंबर 12, इसमें एक नोट लिखना था. वो नोट हमने नहीं लिखा था, वो नोट मैं लिखा देता हूं. नोट किसके बारे में था? कि जो गवर्नमेंट टैक्सेस पेएबल है 13-14, उसको हम प्रेफरेंशियल नहीं मानेंगे. सो वील से ठीक है. सो वील से गवर्नमेंट टैक्सेस पेएबल for 2013-14 rupees 22,000 will not be considered as preferential creditors as they are not due within 12 months immediately preceding the date of winding up, right. ये 12 months के beyond के ड्यूज है, right. तो ड्यूज है, बट ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आएंगे. दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. एब्सोल्युटली क्लियर. तो इसके साथ ही हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वाली कैटेगरी यहां पे खत्म कर ली. अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे, राइट. ये भी बहुत ही इजी कैटेगरी है, राइट. इसका भी अगर हमें सम आता है, राइट, तो हमारे लिए ये बोनस माना जाएगा. आराम से इस तरह के सम को हम लोग कर लेंगे.
इस कैटेगरी से भी जो सम आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क का सम होगा, राइट। सो नाउ वील टॉक अबाउट लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अबाउट लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, इसका कॉन्सेप्ट, राइट। एवरीबडी गेट डन विद द प्रीवियस सम, आई वांट फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे। इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार ध्यान से सुन लो, इतना इजी टॉपिक है ये, राइट, कि एकदम फटाफट इसके सम बनेंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझो। चलो लेट अस स्टार्ट। देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो इन केस ऑफ अ कंपनी, ऑल ऑफ अस नो कि जो शेयर होल्डर्स है उनकी जो लायबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड, राइट। लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। व्हाट इज द लिमिट? अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर्स। अगर शेयर उनका फुल्ली पेड है तब उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। बट समझो 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर है और उन्होंने अभी तक 8 रुपीज पर शेयर पे किया है, तब उस केस में कंपनी शेयर होल्डर से 2 रुपीज पर शेयर मांग सकती है। सेकंड, ये जो वर्ड है ना कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि जो कंपनी के लिक्विडेशन के समय या वाइंडिंग अप के समय कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द एसेट और टुवर्ड्स द डेफिसिट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो यहां पे ये लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी से क्या मतलब है, ध्यान से समझो। समझो कि मेरे पास एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। लिसन टू दिस एग्जांपल वेरी केयरफुली। समझो कि मेरे पास एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके इक्विटी शेयर्स है, राइट। 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर है, राइट, और उसका मैंने 8 रुपया अभी तक पे किया है। 2 रुपीज पर शेयर इज नॉट पेड। अभी ये अगर एक्स लिमिटेड का लिक्विडेशन होता है ना, तो एक्स लिमिटेड मेरे से 2 रुपीज पर शेयर मांग सकती है इस कॉन्ट्रीब्यूशंस, अगर उनके एसेट्स डेफिशिएंट है टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। बट अगर मैंने पूरा 10 रुपया पे किया हुआ है तो कंपनी मेरे से ये पैसा नहीं मांगेगी, ठीक है। अभी इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, राइट। अभी ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसके 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर, राइट, उसके 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर है। अभी ये 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर मैं होल्ड कर रहा हूं, मैंने 8 रुपीज पर शेयर दिया है और अभी 2 रुपीज पर शेयर इज पेएबल ऑन दीज शेयर्स। आई एम द करंट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इज गोइंग इनटू लिक्विडेशन। अभी कंपनी का ये वाइंड अप हो रहा है। समझो मैंने ये शेयर्स, राइट, मैंने ये शेयर्स मिस्टर ए से खरीदे, राइट। मैंने ये शेयर्स किससे खरीदे? मिस्टर ए से। मिस्टर ए ने ये शेयर्स मेरे को बेचे थे, मेरे पास ये शेयर अभी है और कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। कंपनी 2 रुपया पर शेयर मेरे से कॉल करती है, राइट। कंपनी 2 रुपया पर शेयर मेरे से कॉल करती है। लेट्स अज्यूम के मेरे पास पैसा नहीं है, राइट। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये पैसा कंपनी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं। कंपनी के पर्सपेक्टिव से आई एम लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी। मैं कौन से कैटेगरी में आऊंगा? आई एम लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी। अभी मैं प्रेजेंट शेयर होल्डर हूं, कंपनी का 2 रुपया मेरे को देना बनता है, बट मेरे पास पैसे हैं नहीं, इसलिए मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं। मैंने ये शेयर किससे लिए थे? 6 महीने पहले मिस्टर ए से लिए थे, राइट। ये शेयर्स मैंने किससे लिए थे? 6 महीने पहले मैंने मिस्टर ए से ये शेयर्स लिए थे। तो अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा ना, तो कंपनी मिस्टर ए के पास जाएगी। कंपनी किसके पास जाएगी? मिस्टर ए के पास जाएगी। क्या लिक्विडेशन के डेट पे मिस्टर ए शेयर होल्डर है? आंसर इज नो। फिर भी कंपनी मिस्टर ए के पास जाएगी और बोलेगी कि भाई आपने 6 महीने से पहले ये शेयर, 6 महीने पहले आपने ये शेयर सर को ट्रांसफर किए थे, अभी इनके ऊपर जो 2 रुपया बचता है वो आपको देना पड़ेगा। इवन इफ मिस्टर ए इज नॉट द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी प्रेजेंटली, बट वो 5 शेयर होल्डर है, वो पार्टली पेड शेयर होल्ड कर रहे थे, इसलिए कंपनी का ये हक बनता है कि उससे भी वो कंट्रीब्यूशन मांगे। इस एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं, ध्यान से समझना। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, काम खत्म। मैं करंट शेयर होल्डर हूं, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 8 रुपीज पेड अप है, अभी 2 रुपया मेरे को देना है। कंपनी लिक्विडेशन के समय ये 2 रुपया मेरे से मांगने आ रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कंपनी को देने से ना बोल दिया। मैंने ये शेयर किससे खरीदे थे? मिस्टर ए से। मैंने ये शेयर किससे खरीदे थे? मिस्टर ए से। कब खरीदे थे? 2 साल पहले।
फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था, 6 महीने पहले। अभी क्या बोल रहा हूं, 2 साल पहले मैंने ये शेयर्स मिस्टर ए से खरीदे थे। इस केस में अगर मैं पैसा नहीं दूंगा ना, तो कंपनी मिस्टर ए के पास नहीं जा सकती है, राइट। कंपनी कैन नॉट गो टू मिस्टर ए। वाई? बिकॉज एक लिमिटेशन पीरियड यहां पे वर्क करता है कि अगर प्रेजेंट शेयर होल्डर अनपेड अमाउंट नहीं कंट्रीब्यूट कर पाता है, तो कंपनी के पास ये राइट है कि प्रेजेंट शेयर होल्डर से पहले, राइट, प्रेजेंट शेयर होल्डर से पहले जिसके पास ये पार्टली पेड शेयर था, कंपनी उसके पास जाए और उससे कंट्रीब्यूशन मांगे। पर यहां पे लिमिटेशन पीरियड क्या है कि लिक्विडेशन के 12 महीने पहले तक जो शेयर होल्डर था, लिक्विडेशन के 12 महीने पहले तक जो शेयर होल्डर था, उसी के पास कंट्रीब्यूशन मांगा जा सकता है, राइट। अगर 12 महीने के बियॉन्ड अगर वो शेयर होल्डर था, तो उससे कंट्रीब्यूशन मांगा नहीं जा सकता है। मतलब मैंने ए से 6 महीने पहले शेयर खरीदे थे ना, तो ए से पैसा मांग सकते थे। 8 महीने पहले खरीदे होते तो भी मांग सकते थे, 9 महीने पहले खरीदे, 10, 11, 12 महीने पहले तक भी मांग सकते थे। बट अगर मैंने 13 मंथ्स पहले खरीदे थे, आज से 13 मंथ्स पहले अगर मैंने मिस्टर ए से ये पार्टली पेड शेयर्स खरीदे थे, तब उस केस में मिस्टर ए की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। बट 12 महीने के अंदर तक के पीरियड के लिए, इवन दो मिस्टर ए करंटली शेयर होल्डर नहीं है, बट फिर भी उनसे ये अनपेड अमाउंट का कंट्रीब्यूशन कंपनी मांग सकती है। तो इस एग्जांपल में आई एम द लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड मिस्टर ए जिनसे मैंने शेयर खरीदे थे विल बी कंसिडर्ड एज लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी अगर इन्होंने वाइंडिंग अप से 12 महीने के अंदर तक ये पार्टली पेड शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर किए थे। आर यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द सिनेरियो? अभी इसको रीड करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 26 ऑफ कंपनीज एक्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी को डिफाइन करता है। Contributory means a person liable to contribute towards the assets of the company in the event of the company being wind up। ठीक है, अभी देखो लायबिलिटी दो तरह से, एक लिस्ट ए, दूसरा लिस्ट बी। लिस्ट ए कौन है? प्रेजेंट मेंबर ऑफ द कंपनी, राइट, प्रेजेंट मेंबर ऑफ द कंपनी। ही इज लायबल फॉर amount unpaid on a partly paid equity share, राइट। सबसे पहले कंपनी किसके पास जाएगी? प्रेजेंट शेयर होल्डर के पास। अगर प्रेजेंट शेयर होल्डर नहीं पे कर पाता है, तब लिस्ट बी के पास जाना है। इफ present shareholder is not able to contribute, the company will approach list B, right? Then company will approach list B, राइट। तो सीधा ही पुराने शेयर होल्डर के पास नहीं जाएंगे, राइट। वो बोलेगा भाई मेरे पास तो शेयर ही नहीं है, पहले जिसके पास शेयर है उससे मांगो, राइट। तो पहले प्रेजेंट शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी बनेगी कि वो अनपेड अमाउंट को पे करे। अगर वो वर्स्ट केस नहीं पे कर सकता है, अगर उससे रिकवरी नहीं हुई, तो उसने जिससे खरीदा था उससे पहले जो शेयर होल्डर था उसके पास जाएंगे। बट याद रखना कि 12 मंथ्स का यहां पे लिमिटेशन अप्लाई करेगा। सारी चीजें मैंने नोट की हुए, यहां पे आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको विद एग्जांपल इन नोट्स में मिलेगा। लिस्ट बी कौन हो गया? पास्ट मेंबर। मतलब मैंने मेरे जो एग्जांपल में मिस्टर ए लिया था ना, वो पास्ट मेंबर था, मैं प्रेजेंट मेंबर था। सो लिस्ट बी मीन्स पास्ट मेंबर। Those who have transferred, ध्यान से ये चीज सुनना, those who have transferred partly paid shares of the company, right? Those who have transferred partly paid shares of the company. Members shall be liable to contribute if he ceases to be a member
फॉर लेस देन 1 year बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। मतलब उनसे हम कंट्रीब्यूशन मांगेंगे, राइट, उनसे हम कंट्रीब्यूशन मांग सकते हैं पार्टली पेड शेयर में ओनली अंडर द सिनेरियो कि वो 12 महीने के पीरियड के अंदर उसने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर किए हैं। अगर 12 महीने के बियॉन्ड वो ट्रांसफर कर चुके हैं तब उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। तो इसका एक एग्जाम्पल लिया, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप हमने मान लिया 1 April 21 इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। That is, the member has transferred his partly paid shares between 1/4/20 say 31st March 21, right? This is 12 months immediately before the date of winding up. ये क्या है? ये पीरियड है 12 months ठीक है। तो इस पीरियड के दौरान, राइट, इस पीरियड के दौरान अगर उसने अपने शेयर पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर किए हैं तो लिस्ट ए अगर पे नहीं करेगा तो कंपनी लिस्ट बी के पास भी जा सकती है। अभी इसका एग्जांपल ध्यान से समझो, डेट ऑफ वाइंडिंग अप इज 1 April 21, राइट। कौन से शेयर होल्डर्स जो पास्ट में शेयर होल्ड कर रहे थे लायबल रहेगा? जिन्होंने 12 महीने पीछे तक अपने शेयर ट्रांसफर किए हैं। तो दो व्यक्ति है यहां पे, एक मिस्टर ए, दूसरे मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपने शेयर ट्रांसफर किए 15/7/19, ठीक है। लायबल कौन होगा? जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में, मतलब 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप में ट्रांसफर किया है वो। तो ये क्या हम लिस्ट बी के अंदर लेंगे? तो ही इज नॉट अ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। वाई? बिकॉज ही हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स ठीक है, एज ही हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स 12 मंथ्स बियॉन्ड द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। मिस्टर बी ने ट्रांसफर किया 31 August 20। डज इट कम इन 2021? यस, 31 August 20 कम्स इन 2021। ही विल बी कंसिडर्ड एज लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अगर प्रेजेंट शेयर होल्डर अपनी लायबिलिटी पार्टली पेड शेयर पे मीट नहीं कर रहा है तो। अभी देखो, liability for debts incurred before he ceases to be a member, मतलब he is liable for debts जब वो मेंबर था या उससे पहले की लायबिलिटी के लिए। उसने अपना शेयर ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी इनकर होती है तो उस लायबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लायबिलिटी लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हमें पता भी है कि मैक्सिमम अमाउंट एक शेयर होल्डर से आप कितना मांग सकोगे अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर। तो फॉर एग्जांपल मैं 1000 शेयर होल्ड कर रहा हूं और एंड 2 रुपीज पर शेयर इज पेएबल। मैक्सिमम मेरे से कितना मांगेंगे? 1000 इंटू 2 2000। क्या 2000 से ज्यादा मेरी कोई लायबिलिटी है? आंसर इज नो, राइट। उससे ज्यादा कोई भी लायबिलिटी नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर। यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो और आपको क्लैरिटी होगी। समझो डेट ऑफ वाइंडिंग अप इज 1/4/21, तो 31 March 20 से 31 March 21, 31 March 21 एंड 1/4/20। ये जो पीरियड है ये है 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। इस दिन समझो मिस्टर जेपी इज द शेयर होल्डर। इनको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट शेयर होल्डर, मतलब ये हो गए लिस्ट ए। इन्होंने शेयर्स खरीदे थे समझो ऑन 1 May 20
फ्रॉम मिस्टर ए, राइट। इस केस में मिस्टर ए इज लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। बट अगर इसी चीज को हम चेंज करें और अगर इन्होंने शेयर खरीदे थे मिस्टर ए से फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 19 को, इन दिस केस not list B contributory. Absolutely clear about this. Second point, A is liable only to the extent of liability on the date of his transfer. मतलब अगर इस दिन liability थी 30,000 तो मैक्सिमम किस लायबिलिटी के प्रति ये कंट्रीब्यूट करेंगे? 30,000। अगर समझो 30 जून 20 को लायबिलिटी हो गई 50,000, मतलब 20 का इंक्रीज हो गया। क्या इस 20 के इंक्रीज के लिए मिस्टर ए लायबल है? आंसर इज नो। इस 20 के इंक्रीज के लिए मिस्टर ए लायबल नहीं है। मतलब जिस दिन शेयर ट्रांसफर किया ना, उस दिन की लायबिलिटी तक लायबल रहेंगे। उस दिन के बियॉन्ड अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी तो उसके लिए लायबल नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट के हेल्प से अभी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा वापस रिकैप कर देता हूं। यहां पे हमें करना क्या है? अगर कंपनी के पार्टली पेड शेयर्स है तो कंपनी के पास राइट है कि उन पार्टली पेड शेयर्स के ऊपर जो अनपेड अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स से कॉल करे अगर कंपनी के एसेट सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी किससे कॉल करेगी? प्रेजेंट शेयर होल्डर से, जो वाइंडिंग अप के समय, वाइंडिंग अप के दिन कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनसे कंपनी ये कॉन्ट्रीब्यूशन कॉल करेगी। इनको हम क्या बोलेंगे? लिस्ट ए। बट अगर ये लिस्ट ए में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पार्टली पेड शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट ड्यू है वो पे नहीं कर सकता है, तो कंपनी देखेगी कि उस व्यक्ति ने किससे ये पार्टली पेड शेयर्स खरीदे थे और कब खरीदे थे। अगर इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 12 महीने के पीरियड के अंदर ये पार्टली पेड शेयर्स खरीदे थे, तो जिनसे खरीदे थे उनको भी कंपनी कॉल कर सकती है टू पे द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। ये जो आदमी कंट्रीब्यूट करेगा, मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूट करेगा? अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। उसकी लायबिलिटी किसके प्रति? ओनली फॉर दैट्स व्हिच वर ड्यू ऑन द डेट ही ट्रांसफर्ड द शेयर। उसने शेयर ट्रांसफर किए, राइट, उसके बियॉन्ड के डेट के लिए वो लायबल नहीं है। क्लियर है? अभी इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में देखो हमें किस तरह का सम आता है। जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में सम आता है ना, उसमें हमें बोलते हैं कि बताओ कि कौन कौन से लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज लायबल है और मैक्सिमम उनको कितना पैसा देना है। ध्यान देते हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर। ठीक है, ध्यान से रीड करना। ये एक सम अगर आप कर लोगे, सेम कैटेगरी के सम आते हैं। अगर इसका दूसरा भी कोई सम आएगा तो खाली नंबर्स चेंज होंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। करने का तरीका विल रिमेन एब्सोल्युटली सेम। लिक्विडेशन ऑफ वीक लिमिटेड कमेंस ऑन 2 अप्रैल 2015। राइट, अभी इससे है ना एक चीज नोट कर लेते हैं। 1/4/2015 से यहां पे 2 अप्रैल 2014, दिस इज 12 months immediately before the date of वाइंडिंग अप। राइट, ये डेट ऑफ वाइंडिंग अप कौन सा है? 2 अप्रैल। इससे इमीडिएटली 12 महीने अगर हम पीछे जाएं तो 2 अप्रैल 14 से लेकर 1 अप्रैल 15 इज 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। अभी यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, ओनली दोज people who have transferred their partly paid shares between 2 April 14 to 1 April 15 can be
considered list B कंट्रीब्यूटर। इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया कि भाई डेट ऑफ वाइंडिंग अप कब है, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स अगर हम ले तो यहाँ पे ये 1 अप्रैल 15 2 अप्रैल 14 से 1 अप्रैल 15 वाला पीरियड विल बी 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। अभी ये पीरियड का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पीरियड के अंदर मतलब 2 अप्रैल 14 से लेकर 1 अप्रैल 15 के पीरियड के बीच में जिन लोगों ने पार्टली पेड शेयर्स ट्रांसफर किए थे उन्हीं के पास कंपनी जा सकती है आस्किंग फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस, उन्हीं को हम बोलेंगे लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। सो ओनली दोज पीपल हु हैव ट्रांसफर्ड देयर पार्टली पेड शेयर्स बिटवीन 2nd of April 14 to 1st of April 15 can be considered list B contributories. Absolutely clear about that concept, एकदम clear। अभी आगे रीड करते हैं। Liquidation of week limited commenced on 2nd April 15. However, certain creditors failed to receive their dues out of realization of the assets and contribution from list A contributories। मतलब जो asset realize हुआ, list A जिन लोगों ने पैसे दिए, राइट, वो मिलने के बाद भी कुछ पैसा ऐसा है जो क्रेडिटर्स को कंपनी नहीं पे कर पाई है। Details of transfer of shares between 1st March 14 and before commencement of winding up is given below। यार 1 मार्च 14 से हमें मतलब नहीं है, हमारा डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, 2 अप्रैल 14 से। तो 1 मार्च 14 को अगर किसी ने ट्रांसफर किया है वो हमें लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज के अंदर नहीं आएगा। शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर, डेट ऑफ सीजिंग टू बी मेंबर एंड क्रेडिटर अनपेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ध्यान दो, मिस्टर ए जो है इन्होंने अपने शेयर कब ट्रांसफर किए, ऑन 1 मार्च 14। कैन मिस्टर ए बी कंसिडर्ड एज लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी? सोच के बताओ, क्या ये 1 मार्च 14 इस पीरियड के अंदर आ रहा है? नहीं, ये तो 1 मार्च 14, दिस 1 मार्च 14 is beyond 12 months immediately the date of transfer। ये इसके पीछे चला गया है, तो यहां पे हम लिखेंगे not list B, राइट। ये मिस्टर ए जो है ये लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं है। क्या मिस्टर बी को लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी मानेंगे? इन्होंने 1 मई को किए हैं अपने शेयर ट्रांसफर। हाँ भाई, 1 मई तो इधर आएगा ना, इस लाइन के ऊपर आएगा। 1 मई 14 इनको हम लिस्ट भी मानेंगे, चलो सही है ये। फिर 1 अक्टूबर 14, ये भी 1 अक्टूबर 14 भी इधर आएगा, मानेंगे इनको हम। 1 नवंबर 14 ये भी इस लाइन में आएगा, इनको भी हम मानेंगे। फिर 1 फरवरी 15, हाँ इनको भी मानेंगे। ये सारे जो इस लाइन के अंदर डेट्स आएंगे उनको हम लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज के अंदर कवर अप करेंगे। मतलब इन सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स द अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। शेयर्स वर ऑफ ₹10, 8 paid up। Find out the amount to be realized from various shareholders in the list above। तो they need to pay कितना, ₹2 पर शेयर, बिकॉज 8 पे कर चुके हैं, ₹2 मैक्सिमम अपने पर शेयर पे पे करेंगे। ए को तो पे करना ही नहीं है, बी सी डी और ई को पे करना है, राइट। ये पे किस रेशियो में करते हैं? दे पे इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स। एक बार इस डॉक्यूमेंट पे आ जाओ आप लोग, यहां पे एक लास्ट पॉइंट मेरा नोट कर लो, ठीक है। ये 2 पॉइंट ऑलरेडी लिखे हैं, 1 पॉइंट और नोट कर लो। लिस्ट बी contributaries will contribute in ratio of their number of
shares, right? List B contributories will contribute in the ratio of their number of shares. जितने shares individually वो hold कर रहे हैं उस ratio में उनको कंपनी की liability के प्रति contribute करना है. अभी sum पे चलते हैं. सम हमने समझ लिया, हमसे पूछ रहे हैं कि किस शेयर होल्डर को कितना कंपनी के लायबिलिटी के प्रति कंट्रीब्यूट करना है. एंड क्रेडिटर अनपेड ऑन वेरियस डेट्स, ये हमें यहाँ पे बताया गया है. एक चीज शुरू करने से पहले बोल रहा हूं, याद रखना, ये जो क्रेडिटर अनपेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज अ बैलेंस शीट आइटम, मतलब एज ऑन डेट इतने वैल्यू का क्रेडिटर था. ठीक है, चलो अभी इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम इन सम्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, एक बार मैं ये फॉर्मेट बना रहा हूं, राइट? ये फॉर्मेट से एकदम इजी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका सम का आंसर निकलता रहेगा. ठीक है, ये फॉर्मेट बनाता हूं, आप लोग प्लीज इस फॉर्मेट को देखें एंड मेरे साथ साथ इस फॉर्मेट को कॉपी करें एंड देन वी विल सॉल्व दिस सम टुगेदर. सो दिस इज सम नंबर 15. ठीक है, बहुत ही इजी कैटेगरी है, आराम से 5 से 10 मिनट के अंदर ये सम को हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. जो जो हेडर्स में दे रहा हूं पहले वो हेडर्स आप लोग लिखना शुरू करो. वी विल से स्टेटमेंट शोइंग द liability of list B contributories, right? Statement showing liability of the list B contributories. यहां पे हम लिखेंगे डेट. ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, फिर हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल क्रेडिटर. फिर सम पढ़ के हमने देख लिया है कि ए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बी सी डी और ई कंट्रीब्यूट करेंगे. तो यहां पे हम लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे डी एंड लिखेंगे ई, और एक यहां पे आ जाएगा टोटल का कॉलम. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट. बहुत ही सिंपल फॉर्मेट. डेट लिखना है, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग लिखना है, इंक्रीमेंटल क्रेडिटर लिखना है, और जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट, उनके वहां पे हमें नाम लिख देने हैं. और आप चाहो तो यहाँ पे इनके जितने शेयर्स है ना वो भी लिख सकते हो. बी के पास 3000 शेयर्स है, बिकॉज इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स दे विल हैव टू कंट्रीब्यूट. डी के पास 1000 शेयर्स है और ई के पास 600 शेयर्स है. ठीक है, तो दिस इज द रेशियो इन विच दे नीड टू कंट्रीब्यूट, विच इज 30:20:10:6. अभी देखो, सबसे पहले राइट ये वाला तो डेट हम लेंगे नहीं, बिकॉज ये लिस्ट बी की कैटेगरी में नहीं आता. एक नोट खाली लिख देंगे हम आफ्टर वी डू दी सम कि भाई इन व्यक्ति को हमने लिस्ट बी नहीं माना है, बिकॉज इन्होंने 12 महीने के पीरियड के बियॉन्ड पहले अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं. तो स्टार्ट होगा विथ बी. उन्होंने कब ट्रांसफर किए? 1/5/2014. 1/5/2014 को, राइट, 1/5/2014 को टोटल अनपेड क्रेडिटर कितना था? 6000. नंबर ऑफ शेयर वाला अमाउंट मत लिख देना. 6600 वॉज द आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर. और यहां पे इंक्रीमेंटल क्रेडिटर में इस केस में हम 6600 लिखेंगे. अभी देखो, एक बात बोल रहा हूं, ध्यान रखना. यहां पे अगर सम देखे ना, तो बी ने ट्रांसफर किया 1 में, सी ने किया 1 अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर फरवरी. मतलब 1 मई को बी भी शेयर होल्डर था, सी भी शेयर होल्डर था, डी भी शेयर होल्डर था और ई भी शेयर होल्डर था. बट जब 1 अक्टूबर को ट्रांसफर हुआ तब बी वॉज नॉट द शेयर होल्डर, सी डी एंड ई वर द शेयर होल्डर्स.
फिर 1 नवंबर को जब ट्रांसफर हुआ डी एंड ई वर शेयर होल्डर एंड 1 फरवरी के दिन ओनली ई वॉज द शेयर होल्डर बिकॉज बाकी सारे पहले राइट ट्रांसफर कर चुके थे। तो यहां पे फर्स्ट केस में बी भी शेयर होल्डर था, सी भी था, डी भी था और ई भी था बिकॉज बी ने इस दिन ट्रांसफर किए, सी शेयर होल्डर था इसके बाद किया, डी ने भी उसके बाद किया और ई ने भी इसके बाद ट्रांसफर किया। तो ये जो 6600 है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन बी सी डी एंड ई इन द रेशियो ऑफ 30 20 10 एंड 6। तो 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 6 करे तो 66 विल बी द डिनोमिनेटर। तो 6600 डिवाइडेड बाय 66 इज इक्वल टू, अभी ये कैलकुलेटर ट्रिक मैंने बहुत बार बताई है, अभी हमने क्या किया 6600 डिवाइडेड बाय 66 किया इसका टोटल, तो कितना आया 600। अभी यहां पे प्रेस करेंगे इंटू 2 बार प्रेस करो, ये सिखाने की चीज नहीं है, आपको अपॉर्शनमेंट आता है बट कैलकुलेटर में थोड़ा क्विक हो जाए इससे 2 बार इंटू प्रेस करेंगे। फिर 30 इज इक्वल टू यहां पे 3000 आ गया, फिर 20 इज इक्वल टू यहां पे 2000 आ गया, फिर 10 इज इक्वल टू यहां पे 1000 आ गया, फिर 6 इज इक्वल टू यहां पे 600 आ गया और ये टोटल ऑब्वियसली कितना आएगा 6600। ये 6600 को पूरा हमने अपोर्शन कर दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट डेट कौन सी है, नेक्स्ट डेट इज 1 अक्टूबर 14। 1 अक्टूबर 14 को लायबिलिटीज कितनी थी 8600। तो क्या ये 8600 पूरी की पूरी नहीं अराइज हुई है? नहीं, लायबिलिटी और क्रेडिटर इज अ बैलेंस शीट आइटम। मतलब 1 मई को 6600 था, 1 अक्टूबर को टोटल 8600 है, मतलब नया क्रेडिटर कितना क्रिएट हुआ 2000, बिकॉज 6600 के प्रति तो कंट्रीब्यूशन हो चुका है। एडिशनल जो 2000 क्रिएट हुआ है, राइट, एडिशनल जो 2000 क्रिएट हुआ है अभी उसके प्रति कंट्रीब्यूशन हमें शेयर होल्डर्स से मिलेगा। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल क्रेडिटर हो गया हमारा यहां पे 2000। अभी ध्यान देना, क्या इस दिन 1 अक्टूबर इज बी द शेयर होल्डर? नो, बी हैज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इज शेयर ऑन 1 मई। तो ट्रांसफर के बाद की लायबिलिटी के लिए बी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में जो 2000 है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन सी डी एंड ई इन द रेशियो 20:10:6। तो 20 प्लस 10 इज 30, 36। तो 2000 डिवाइडेड बाय 36 इंटू प्रेस कर लेंगे इंटू 20, राइट, इंटू 20। तो ये आ रहा है 111, 4 बार 1111 इंटू 10 करेंगे तो आएगा हमारा ये 556 कर लो बिकॉज 0.55 है यहाँ पे, एंड 6 इज इक्वल टू करेंगे तो ये आएगा 333। ये टोटल हो जाएगा 2000। ये रेशियो का मैं एक नोट लिखा दूंगा, डोंट वरी। म्यूचुअल शेयर्स के रेशियो में इनको ये अपोर्शनमेंट करना है। और अभी आप समझ गए होंगे नेक्स्ट डेट अभी क्या है। नेक्स्ट डेट इज 1 नवंबर 14। 1 नवंबर 14 को टोटल क्रेडिटर कितना है 9200। तो हमारा इंक्रीमेंटल क्रेडिटर कितना निकल गया 9200 माइनस 8600। तो यहाँ पे 600 रुपीज का एडिशनल क्रेडिटर क्रिएट हुआ बिटवीन दिस पीरियड। अभी देखो इस समय ना तो बी शेयर होल्डर था ना तो सी शेयर होल्डर था, ये उससे पहले ही ट्रांसफर कर चुके थे। तो अभी लायबिलिटी किसकी आएगी डी और ई की, विच इज 10:6 में इनको कंट्रीब्यूट करना है। तो 600 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 करेंगे तो यहां पे आएगा 375। यहां पे आ गया 375 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 225 और ये टोटल हो गया 600। फिर देखो लास्ट डेट यहां पे कौन सी बताइए, लास्ट डेट बताइए 1 फरवरी 15।
इस दिन टोटल हमारा क्रेडिटर था 12,000, हम इंक्रीमेंटल क्रेडिटर निकालेंगे कि भाई 1 नवंबर से 1 फरवरी के बीच में कितने का क्रेडिटर बना, सो 12,000 माइनस 9,200, तो ये मेरा आएगा 2,800। अभी देखो इस दिन तो ना बी ना सी ना डी कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, इस दिन खाली शेयर होल्डर कौन था, हमारे मिस्टर ई। तो पूरा का पूरा ये 2,800 का जो इंक्रीमेंटल क्रेडिटर है उसका बोझ किसके ऊपर जाएगा, इसका बोझ जाएगा ऑन मिस्टर ई। एब्सोल्युटली क्लियर। तो जितने लायबिलिटीज आए उनका इंक्रीमेंटल निकाल के हमने हमारे शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनो इसका, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इन सारों का टोटल करेंगे। देखो हमें टोटल किसका करना है, बी का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 3,000, फिर सी का आ रहा है 3,111 ना, 3,111। फिर डी का जो टोटल आ रहा है, एक बार टोटल करो इसको, 1,000 प्लस 556 प्लस 375, राइट, दिस इज 1931। और उसके बाद इसका टोटल करते हैं हम लोग 600 प्लस 333 प्लस 225 प्लस 2,800, तो ये आ गया 3,958, राइट। इनका टोटल करेंगे तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें टोटल मिला कि हर एक शेयर होल्डर को जो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी है, राइट, हर एक शेयर होल्डर जो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी है उनको कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है। पर देखो हर एक शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है उस पे एक कैप है। क्या कैप है, टोटल अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, राइट, उनके अनपेड अमाउंट से ज्यादा उनको पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे मैक्सिमम लायबिलिटी इज टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट unpaid on the shares, right, maximum liability is to the extent of amount unpaid on the shares। और ये कैसे निकलेगा, number of shares into ₹2 per share, right, which is the amount unpaid on the share in this case। तो देखो B के पास 3,000 शेयर है, तो 3,000 into 2 is 6,000 is maximum liability। फिर सी के पास 2,000 शेयर है, तो मैक्सिमम लायबिलिटी इनकी कितनी है 4,000। फिर डी के पास 1,000 शेयर है, तो इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है 2,000। और बेचारा हमारा जो मिस्टर ई है उसके पास 600 शेयर ही है, तो 600 शेयर पे उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है 1,200। आप बेचारे से मांग रहे हो 3,958, कितना 3,958, बट उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है 1,200, बिकॉज उसके पास 600 शेयर है एंड ₹2 पर शेयर इज पेएबल, राइट। अभी यहां पे वी विल से एक्चुअल liability which is lower of A and B, right, because maximum amount से ज्यादा ये पे नहीं करेंगे। तो A का तो ठीक है 3,000 he can pay, maximum which can be asked is 6,000। इसका भी ठीक है बिकॉज ये 3,111 पे करेंगे, राइट, 3,111 पे करेंगे। ठीक है, इनका भी ठीक है, ये 1,931 पे करेंगे। बट इस केस में मिस्टर ई विल बी पेइंग ओनली 1,200 विच इज द मैक्सिमम अमाउंट पेएबल ऑन हिज शेयर्स। एब्सोल्युटली क्लियर। तो इससे हमारा सम हो गया, बहुत ही इजी, राइट। 10 मिनट में आप ये सम कर लोगे, 5 मार्क के लिए ये सम आएगा। एक नोट हम लोग लिख लेंगे, जो मिस्टर ए को हमने कंसिडर नहीं किया उसके बारे में हम लोड लिख लेंगे। तो मिस्टर ए विल नॉट बी
liable to contribute as he cannot be considered as list B contributory since he has transferred his partly paid shares beyond a period of 12 months immediately preceding the date of winding up. Clear है? Very simple. A contribute नहीं करेगा. A will not be liable to contribute as he cannot be considered as list B contributory since he has transferred his partly paid shares beyond a period of 12 months immediately preceding the date of winding up. उन्होंने 12 महीने से पहले के पीरियड में ट्रांसफर किए हैं, इसलिए उनको हम लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं बोल सकते. एक आप चाहो तो एक वर्क नोट बना सकते हो. ठीक है, ये देख लेते हैं. वील से वर्क नोट 1 रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन डेट, यहां पे सीधा बी सी डी ई कर दो. ठीक है, यहां पे डेट्स क्या है, बहुत सिंपल है, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स के रेशियो में कर रहे हैं ना. तो ये हमारा 1:5:14 को जो रेशियो बनेगा वो क्या बन रहा था, 3000:2000:600. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 14 को, इसमें ये चला गया. सो दिस विल बी 2000:1000:6000 में हमने किया था. फिर नेक्स्ट डेट था 1/11/14, उसमें ये दो चले गए, 1000 और 600 के रेशियो में हुआ. एंड जो लास्ट डेट था 14, इसमें इन किसी ने नहीं किया, एंटायरली बाय सी. क्लियर है? तो ये हमने लिख दिया सो दैट अगर किसी को चेक भी करना है कि किस रेशियो से कर रहे हैं तो इट विल बी इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. एब्सोल्युटली क्लियर. और एक सम इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं. ऐसे तो सेम वेराइटी है, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद एक सम आपको होमवर्क में दूंगा जो आपको खुद से करना है सो दैट आपका प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हो जाए. राइट, लेट्स मूव ऑन. सेम तरह के सम आते हैं एकदम. In a liquidation which commenced on 2nd April 17, certain creditors could not receive payment out of realization of assets and out of the contributions from A-list contributories. The following are the details of certain transfers which took place in 16 and 17. सबसे important हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि एक ग्रिड लाइन बन जाए. राइट, वो ग्रिड लाइन से हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या स्कोप है. तो यहां पे 2 अप्रैल 17 को किया ना, तो 1/4/16 से लेकर 1/4/17 इज द 12 month पीरियड इमीडिएटली द डेट ऑफ ट्रांसफर. अगर ये डेट इस लाइन के ऊपर आएगा तब हमें उसको लिस्ट भी मानना है, अदरवाइज लिस्ट भी मानना नहीं है. तो 1 मार्च कहां पे आ रहा है, 1 मार्च 16, मतलब ये तो इसके बियॉन्ड है, तो दिस इज नॉट लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी. 1 मई देखे तो ये यहाँ पे 1 मई 16 आ रहा है, तो ये लिस्ट भी है. 1 जुलाई ऑब्वियसली 1 जुलाई भी लिस्ट भी रहेगा, 1 नवंबर भी लिस्ट भी रहेगा, एंड 1 फरवरी भी लिस्ट भी
रहेगा। ठीक है, तो ये सारे लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। बस काम हो गया, इनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है। ऑल शेयर्स वर ₹10 each, 6 पेड अप, मतलब ₹4 per share हैज टू बी paid up ignoring expenses of and remuneration of liquidator. Show the amount to be realized from various person listed above. तो वेरी सिंपल फॉर्मेट लगाएंगे, फटाफट उसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज सम नंबर 16। ठीक है, वील से स्टेटमेंट showing amount to be contributed by list B contributors। क्या क्या आएगा यहाँ पे? डेट आएगा, फिर क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, देन इंक्रीमेंटल क्रेडिटर। यहाँ पे कंट्रीब्यूट कौन करेगा? ए, बी, सी, डी, और यहाँ पे ये चेक के लिए टोटल। ठीक है, फर्स्ट डेट देखो यहाँ पे क्या आएगी, स्पीड में करेंगे हाँ सब, बिकॉज बहुत इजी सम है। हमें फर्स्ट मार्च वाला तो कंसिडर करना नहीं है, तो फर्स्ट मई 16 लेंगे। क्रेडिटर कितना है उस दिन? 6000। फर्स्ट केस में जो क्रेडिटर है वही इंक्रीमेंटल क्रेडिटर है। इनके पास शेयर्स का रेशियो लिख लेते हैं हम 1500, यहाँ पे सॉरी 1500 नहीं आएगा, 1500 एक्स का है, बी वेरी केयरफुल। ए के अगेंस्ट जो शेयर है वो हमें लेने हैं, तो ये लिखते समय प्लीज ध्यान रखना। ए के 1000 शेयर्स है, बी के 1500 शेयर्स है, सी के 300 शेयर्स है और डी का 200 शेयर्स है। तो बेसिकली रेशियो हो गया 10:15। अगर ऐसे बोलूं तो 10:15:3:2, मतलब ये 20-30 विल बी द डिनोमिनेटर एवरी टाइम व्हेन वी डिवाइड द अमाउंट। तो यहाँ पे करते हैं 6000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू यहाँ पे 10 लेंगे तो ये 2000 आ रहा है। ठीक है, फिर 15 लेंगे तो ये 3000 आ रहा है, देन 3 लेंगे तो दिस इज कमिंग टू 600, 2 लेंगे तो दिस इज कमिंग टू 400 एंड दिस टोटल इज 6000। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डेट देखो, नेक्स्ट डेट कौन सा है? नेक्स्ट डेट इज 1 जुलाई। सो वी विल से 1 जुलाई 16। टोटल क्रेडिटर उस दिन कितना है? 7500। तो इंक्रीमेंटल कितना बनेगा? 7500 माइनस 6000 जो ओपनिंग डेट का है, तो ये 1500 इज द इंक्रीमेंटल क्रेडिटर जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो वी विल से 1500 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे 500 आ रहा है, 15 करेंगे तो ये 750 आ रहा है, 3 करेंगे तो 150 आ रहा है और 2 करेंगे तो 100 आ रहा है एंड दिस टोटल कम्स टू 1500। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेट आपका कौन सा है? देखो नेक्स्ट डेट इज 1 नवंबर। तो वील से 1 नवंबर 16। 1 नवंबर 16 को टोटल क्रेडिटर कितना है? 8000। इंक्रीमेंटल क्रेडिटर हमारा कितना आएगा? 500। राइट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं, बट एग्जाम में आपको इस तरह से ब्रैकेट में करके दिखाने की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, एक गलती यहां पे कर दी हड़बड़ी में, इसको स्ट्राइक ऑफ करो। अभी ए तो चला गया ना, अब नाउ ही इज नो मोर अ शेयर होल्डर ना, तो अभी ए को छोड़ के बी, सी और डी में ये बांटना है ना 1500। तो 1500 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 15 करेंगे तो ये आया मेरा 1125। ये प्लीज ख्याल रखना 1125। फिर 3 करेंगे तो ये आएगा 225 एंड 2 करेंगे तो ये आएगा 150। दिस टोटल विल बी 1500। ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ पे ये जो 8000 है, सॉरी 500 इंक्रीमेंटल है, उसको बांटना है। तो 500 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 5 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया 300
और यहाँ पे आ गया 200, टोटल आ गया 500। एंड जो लास्ट डेट है यहाँ पे वो 1 February 17 की है। क्रेडिटर है 9500, तो इंक्रीमेंटल क्रेडिटर हो गया 1500। अभी इसके प्रति तो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एक्सेप्ट डी, बिकॉज सब कोई शेयर बेच के चले जा चुके हैं। तो डी के ऊपर पूरा 1500 का अपोर्शनमेंट किया एंड दिस इज द टोटल। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी इन सबको हम टोटल अप कर लेते हैं। तो ए का जो टोटल आ रहा है दिस कम्स टू 2000, बी का जो टोटल आ रहा है 4125, सी का जो आ रहा है इट कम्स टू 600 प्लस 225 प्लस 300, मतलब ये आ गया 1125, एंड देन दिस इज 400 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 1500, सो दिस कम्स टू 2250। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर इसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, जिसको हम लिखेंगे बी, और ये बनेगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 4 पर शेयर ना। तो देखो ए के पास कितने शेयर्स है, ए के पास 1000 शेयर्स है, राइट। ए के पास 1000 शेयर्स है, तो 1000 शेयर पे 4 मतलब 4000। बी के पास 1500 शेयर्स है, 1500 इंटू 4 इज 6000। इसके पास 300 है, 300 इंटू 4 इज 1200, एंड 200 इंटू 4 इज 800, राइट। तो दिस इज द मैक्सिमम लायबिलिटी। तो हम लिखेंगे एक्चुअल लायबिलिटी विच इज लोअर ऑफ ए एंड बी ना, विच इज लोअर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे ये आ गया 2000, यहाँ पे 4125, यहाँ पे 1125, और यहाँ पे दिस विल बी 800, which is the lower of 2250 and 800. Absolutely clear, बहुत ही easy variety। और एक नोट लिखनी है, वो नोट प्लीज लिखना मत भूलना। Mr. X will not contribute as he cannot be considered list B contributory since he has transferred his partly paid shares beyond a period of 12 months immediately preceding the date of वाइंडिंग अप। क्लियर है एकदम। एंड और एक चीज हम लिख सकते हैं कि दी apportionment of liability has been done between the contributories in the ratio of their mutual
शेयर होल्डिंग. ठीक है, द अपॉर्शनमेंट ऑफ लायबिलिटी हैज बीन डन बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूटरीज इन द रेशियो ऑफ द म्यूचुअल शेयर होल्डिंग. तो जो वर्क नोट हमने बनाया था ना, अलग अलग रेशियो दिखाते हुए, वो बनाने का जरूरत नहीं है. हमने एक ब्लैंकेट नोट दे दिया कि हमने जो लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया कॉन्ट्रीब्यूटरीज बीच में, उनके म्यूचुअल शेयर होल्डिंग के रेशियो में कॉन्ट्रीब्यूट किया. राइट, सो बाय दिस वी आर डन विद द पोर्शन ऑन लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज एज वेल. अभी हमारा एक पोर्शन बचता है. राइट, अभी हमारा एक पोर्शन बचता है इस टॉपिक में, बिकॉज जब हमने टॉपिक ये स्टार्ट किया था तब हमने बोला था कि 4 भाग में ये टॉपिक के ऊपर सम्स आते हैं. राइट, वी आर डन विथ द 3 सिनेरियोज. राइट, हमने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट समझ लिया. राइट, हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट समझ लिया. हमने कंट्रीब्यूशन टू लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज समझ लिया. अभी नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट ऑन विद द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. प्लीज प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज प्रैक्टिस करते रहोगे तो ही आगे बढ़ते रहोगे. राइट, थैंक यू सो मच.